हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और रिवर्स बायसिंग में एक नया टॉपिक क्या मतलब उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। रिवर्स बायसिंग का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। वो दूसरा एप्लीकेशन का नाम है जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, कि ये जो रिवर्स बायसिंग है ना, रिवर्स बायसिंग कब काम करता है, रिवर्स बायसिंग का क्या क्या काम होता है। तो एक जेनर डायोड में भी काम आता है और प्लस एक फोटो डायोड में भी इसका काम आता है। तो फोटो डायोड जो हम लोग पढ़ेंगे उसका मेन काम क्या है, फोटो डायोड का मेन काम क्या है। फोटो डायोड का मेन काम है कि वो ऑप्टिकल सिग्नल को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, बताता है, प्लस लाइट की इंटेंसिटी को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं जेनर डायोड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड, ये जो जेनर डायोड है ये नाम बता रहा है कि इसको किसने इन्वेंट किया था, और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा जेनर डायोड। तो इनके इन्वेंटर कौन थे भाई, तो इनके इन्वेंटर थे सी जेनर। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में हम इस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो इनका इन्वेंटर कौन था, सी जेनर। इन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो बेसिक चीज़ों को आप समझिए कि क्या है ये क्या है। ये जो जेनर डायोड है, ये जो जेनर डायोड है इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, सी जेनर साहब, और इन्हीं के नाम पे बना जेनर डायोड। ये जो जेनर डायोड है वो हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड के लिए ही वैलिड है। अगर हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन है मतलब ये हुआ कि पीएनएन जंक्शन जो है वो हैवीली डॉप्ड होंगे। हैवीली डॉप्ड मतलब उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहेगा, मतलब इसमें होल्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा डॉप्ड किया जाता है। हाईली डॉप्ड के लिए हाईली डॉप्ड डायोड जो होंगे वही जेनर डायोड में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो क्यों मैं कह रहा हूँ आपको उसको समझो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये लो डॉप्ड होगा, अगर लाइटली डॉप्ड होगा पीएन जंक्शन डायोड तो क्या होगा, लाइटली डॉप्ड होगा तो उसका थिकनेस जो विड्थ जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हैवीली डॉप्ड हो जाएगा तो विड्थ उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या हो जाती है, कम, जब हम उसको हैवीली ड्रॉप करते हैं। तो ये जो पीएन जंक्शन, दोनों जंक्शन जो है, दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर जो है, जब उनको हम हैवीली ड्रॉप करेंगे तो उनकी क्या हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है। क्या हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है, बहुत थिकनेस कम हो, इतना ज़्यादा थिकनेस अगर है डिप्लीशन रीजन में, ठीक है, रिवर्स बायस में, तो अगर हमने हैवीली ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉपिंग की वजह से क्या होगा, थिकनेस कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आपने डोपिंग ज़्यादा कर दिया, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना कि नीट वीट में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीट्स में या एम्स में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अगर हमने लाइटली डोप्ड किया है पीएन जंक्शन को तो क्या उसका थिकनेस जो विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन का वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या बोलोगे। लाइटली डोप्ड होगा तो विड्थ बढ़ेगी, हैवीली डोप्ड करोगे तो विड्थ घटेगी। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है जेनर डायोड। जेनर डायोड में क्या है कि अगर आपने कम वोल्टेज भी अप्लाई किया, अगर अप्लाइड वोल्टेज आपका 5 वोल्ट भी है, जेनरल वोल्टेज अगर 5 वोल्ट भी है, ठीक है, तो छोटे से रीजन में, थोड़े से पतले से रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको समझिए। और आपको ये चीज पता होना चाहिए या पता होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है वो कितना हमने बता दिया, 5 वोल्ट। चलिए ठीक है, थिकनेस इसका कम से कम करके रखेंगे तो मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर करके हम लोग रखे हुए हैं, 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, 50 लाख वोल्ट पर मीटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इतना ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो 5 मिलियन के आसपास, 5 मिलियन के आसपास, 50 मिलियन के आसपास आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 50 मिलियन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन, डीवी बाय डी आता है ना। तो हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, डी आर। आई बात समझ में। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं, डीवी बाय डी आर आता है, जिसको आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये इंस्टेंटली में ले आता है, ये एवरेज में ले आता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो कितना है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं जैसे कि होल्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और माइनॉरिटी कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? होल्स हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप भाई अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा? ये होस्ट एटम से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उससे क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से खींचेगा। खींचने से होता क्या है? तेजी से खींचने से क्या होगा कि उसकी खींचने से थोड़ा क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन उस पेरेंट एटम को छोड़ देता है। क्या होता है? पेरेंट एटम को छोड़ देता है। वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है क्या? वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम खींच रहे हैं एक्चुअली वो कौन सा इलेक्ट्रॉन? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसको हमने खींचा, तेजी से खींच करके उसमें वेलोसिटी दिया, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, तेजी से मूव किया। वो क्या किया? तेजी से मूव किया। पीएन जंक्शन में अगर मैं आपको यहां दिखाऊं कि ये बाउंड्री पी का है, ये बाउंड्री एन का है, ठीक है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा। और अगर मैग्नेटिक कैरियर्स अगर होल्स हैं तो इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से खींचेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, तेजी से खींचेगा, ठीक है। तेजी से खींचने की वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर से आया है ये हो जाता है आयोनाइज। अब वो एटम क्या हो जाता है? आयोनाइज। और इस आयोनाइजेशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम एवलेंस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उस करंट को हम एवलेंस करंट बोलते हैं, ठीक है। एवलेंस करंट बहुत ज्यादा एवलेंस करंट आता है, बहुत ज्यादा आता है वो करंट। और वो कैसे आता है उसको समझिए। वो कब आया? जब आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डाला, अप्लाइड वोल्टेज आपने कम रखा, लेकिन आपने थिकनेस को क्या कर दिया? बहुत उससे भी ज्यादा कम कर दिया है। तो इन दोनों का रेशियो हमने निकालते हैं तो काफी ज्यादा आ रहा है। थिकनेस कम कर दो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा वैल्यू आ रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सकता है पेरेंट एटम से। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही तो खींच सकता है भाई आसानी से। खींचा तो मतलब क्या हो गया? आयनाइज हो गया। वो इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी सीधा पार करता हुआ चला जाएगा, इस बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। तो जो ये करंट आ रहा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझिएगा कि हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को जो खींचा जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके तेजी से लेके जा रहा है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा तेजी से मूव करेगा ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हेवीली डोप्ड है ना, ये भी हेवीली डोप्ड है, तो ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो जब इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है उसको हम एवलेंस करंट बोलते हैं। और जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको हम एवलेंस वोल्टेज बोलते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस इतने एवलेंस वोल्टेज पे पार्टिकुलर रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है। उसके बाद अगर आपने करंट को प्रोड्यूस किया हो सकता है वो जल जाए। आई बात समझ में? तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे स्मॉल वोल्टेज आपने अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया भाई? स्मॉल वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। स्मॉल वोल्टेज क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। या सिंपली ऐसा समझो, ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? ए वोल्टेज at which large amount of electric current is observed, large amount of electric current is flowing in the circuit is known as breakdown voltage, avalanche voltage, and उसको हम जेनर वोल्टेज भी कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर और आपने वोल्टेज बढ़ाया तो फिर क्या होगा? करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस। तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले समझिए ये इंटरनल फील्ड एमिशन होता क्या है या फील्ड आयोनाइजेशन क्या होता है। इससे पहले भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो कि वो पेरेंट एटम से या किसी भी होस्ट एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, आराम से खींच सके, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींच सके भाई? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच सके, इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके ओनली ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खींच सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड आयोनाइजेशन, और नहीं तो इंटरनल फील्ड एमिशन।
इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फील्ड एमिशन। इंटरनल फील्ड एमिशन की वजह से भी आप इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इंटरनल फील्ड एमिशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। आई बात समझ में? तो हम पढ़ रहे हैं अभी जेनर डायोड जो हेवीली डोप्ड है, और फील्ड इतना हमने मजबूत कर दिया है, इतना ज़्यादा कर दिया है स्ट्रॉन्ग, कि जो मैग्नेटिक कैरियर्स हैं उनको भी खींचा जा सकता है। तो मैग्नेटिक कैरियर्स का जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो हेवीली डोप्ड कर देंगे। आई बात समझ में? तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, उस ग्राफ को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे गौर से तो बहुत सारा चीज आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर में करंट हमने दिया, ये मिली एम्पेयर में हमने मेजरमेंट किया, फिर हमने नीचे जो दिया वो माइक्रो एम्पेयर में करंट को मेजरमेंट कर दिया, ठीक है। ये जो करंट है नीचे ये माइक्रो एम्पेयर में। तो एक्चुअली फॉरवर्ड वाइज में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम देखना चाहेंगे तो देख लीजिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है ना। यहाँ देखिए 0.2 वोल्ट, ये वोल्टेज है, वोल्ट है, और ये है फॉरवर्ड बायसिंग। ये कौन सा है भाई, फॉरवर्ड बायसिंग है ना। फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी है, जिसको हम एफबी भी कह सकते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, 0.2 है, फिर 0.4, 0.6, 0.8, 0. ठीक है 1 है ना, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट डाल देते हैं तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट नहीं बढ़ रहा है, वैसे वैसे करंट नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये जो डायोड है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। याद रखिएगा कि डायोड हो ट्रायोड हो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट आपका नहीं बढ़ रहा है। करंट आपका अगर मान के चलते हैं ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, तो आप लिख दो इसको 20, फिर इसको लिखो 40 मिली एम्पेयर, फिर इसको 60 मिली एम्पेयर, इसको 80 मिली एम्पेयर, इस तरह से लिखो। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ा रहे हो, करंट आपका बढ़ ही नहीं रहा है, फिर अचानक ये इतना तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर 0.8 वोल्टेज पे आया तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट तेजी से बढ़ रहा है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होती है, रिवर्स बायसिंग में क्या होती है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा बताइए। रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज जो है वो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में उल्टी कहानी होती है। उल्टी कहानी है, यहाँ देखिए अगर आपने यहाँ पे बताया 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, है ना, ये है 50, इस तरह से ये माइक्रो एम्पेयर में करंट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, माइक्रो एम्पेयर है ना। तो माइक्रो एम्पेयर में करंट जो आ रहा है, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर में जो करंट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं रिवर्स में, रिवर्स मतलब उल्टा डायरेक्शन में, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये कौन सा है, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है। जब आप वोल्टेज को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं फिर क्या हो रहा है, करंट जीरो ही है, करंट क्या हो रहा है, जीरो है, जीरो। यहाँ देखिए करंट जीरो आ रहा है, जीरो यहाँ से यहाँ तक जीरो ही रहेगा। फिर एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर ये क्या करता है, पार्टिकुलर वोल्टेज पे आने के बाद जैसे आप करंट, जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे करंट आपका बढ़ ही नहीं रहा, करंट आपका क्या आ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, बहुत कम बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। और अचानक इस वोल्टेज पे आने के बाद, जब इस वोल्टेज पे हमने इसको रखा तो इस वोल्टेज पे आने के बाद क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे आने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए तेजी से करंट बढ़ गया, मतलब यहाँ से अगर और आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अगर वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट बढ़ रही है इसको हम एवलेंस करंट कहते हैं। ये जो वोल्टेज आपको मिला इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। एवलांच वोल्टेज भी आप कह सकते हैं, जे नॉट ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वोल्टेज के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इसको
इस वोल्टेज के बाद भी थोड़ा अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, आप देख रहे हो इस तरह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो ये काम आता है कहाँ पर, जेनर डायोड में काम आता है। जेनर डायोड में आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज तो रहती है लेकिन करंट जो है उसको बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ा सकते हो। कांस्टेंट करंट थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दोगे ना, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो मुझे लग रहा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की ज़्यादा अमाउंट हो बढ़ रही है, मतलब चेंज जो हो रही है वोल्टेज में, जो वोल्टेज है बैकडाउन वोल्टेज उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। लेकिन करंट में क्या हो रहा है, चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या, इस वोल्टेज को बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो करंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एवलेंथ करंट, ठीक है। तो वो यूज होता है कहाँ पर, जेनर डायोड में। जेनर डायोड में यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम आता है, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेंटेन कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, लेकिन करंट की अमाउंट जो है घट बढ़ रही है। अलग अलग जेनर डायोड की अलग अलग करंट है, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग, करंट अलग अलग होगी, वो बात अलग है। लेकिन वोल्टेज उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वोल्टेज पे जेनर डायोड काम करता है, उसका स्पेशल यूज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ दिस जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये जो जेनर डायोड है इसका सिंबल क्या होता है, एक डायोड की तरह सिंबल होता है, एक डायोड की तरह सिंबल होती है इसका, देख रहे हो, ये डायोड की तरह सिंबल होता है। ये है जेनर डायोड का सिंबल, हमेशा याद रखिएगा, दिस सिंबल इज फॉर द जेनर डायोड। यहाँ पी और ये है एन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन मैंने दिखाया आपको, ये जेनर डायोड का सिंबल है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज जेनर डायोड का, कि कैसे एक जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है, ओके। क्या हम लोग पढ़ेंगे जेनरल वोल्टेज, जिसको हम VZ के नाम से जानते हैं, ठीक है। VZ सिंबल हमने दिया है, VZ एक्चुअली VZ क्या है, जनरल वोल्टेज है, जनरल पोटेंशियल है। एक्चुअली ये जनरल पोटेंशियल और जनरल वोल्टेज है क्या, वो समझिए। ये जो मैं तो बता दिया हूँ, जनरल वोल्टेज क्या है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज है, ठीक है। जिस वोल्टेज के बाद थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो VZ है, जनरल वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उसको डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। अगर आपने ज़्यादा डोपिंग कर दिया, पीएन मटेरियल सब में ज़्यादा डोपिंग कर दिया, पीएन जंक्शन में ज़्यादा डोपिंग कर दिया, या पीएन जंक्शन डायोड है उसमें ज़्यादा डोपिंग कर दिया अगर आपने, तो VZ की वैल्यू जो है वो कम किया जा सकता है। ज़्यादा डोपिंग से VZ की वैल्यू कम, कम डोपिंग से VZ की वैल्यू ज़्यादा, मतलब द वैल्यू ऑफ VZ कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग इन पीएन मटेरियल्स। अगर आप डोपिंग ज़्यादा कर रहे हैं मतलब VZ की वैल्यू को घटा रहे हैं, ठीक है। डोपिंग बढ़ रहा है, इम्प्योरिटी बढ़ रही है और VZ की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो VZ की वैल्यू हम घटाते क्यों भाई, तो लो वोल्टेज पे काम करवाने के लिए, लो वोल्टेज पे काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज पे भी काम कर जाएगा। यहाँ देखिए फिर है जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जेनर ब्रेकडाउन, ड्यू टू लो VZ, ड्यू टू लो जेनरल वोल्टेज एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन एटम प्रोड्यूसिंग चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है। और इसे हम कहते हैं जेनरल ब्रेकडाउन, ए प्रोसेस इन विच ड्यू टू लो वोल्टेज एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लो वोल्टेज सबसे बड़ा कारण है, लो वोल्टेज ही सबसे बड़ा कारण है। लो वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, लो वोल्टेज है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बॉन्ड्स टूटते हैं विद इन एटम प्रोड्यूसिंग चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का नंबर भी ज़्यादा है जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और ऐसे ऐसे प्रोसेस को जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जेनरल ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जो VZ की वैल्यू है अगर लो है, कम है, ठीक है, तो ही ये जेनरल वोल्टेज काम करता है। जेनरल डायोड्स जो हम बनाते हैं, जेनरल डायोड्स जो आप बनाते हैं ये लो वैल्यूज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए रिवर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिवर्स बायसिंग। ये क्या है, वोल्टेज जो है रिवर्स बायसिंग है, 20, 40, 60, 80, 100, इस तरह से रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है।
और ये माइक्रो एम्पेयर हमने करंट बताया है। तो जो हम बता रहे हैं आपको उसको समझिए थोड़ा सा। जैसे जैसे रिवर्स बायस हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे करंट हमारा नहीं बढ़ता, वैसे वैसे हमारा करंट क्या होता है, नहीं बढ़ता, बहुत बहुत कम अमाउंट में करंट बढ़ता है, बहुत बहुत कम अमाउंट में करंट बढ़ता है। और फिर यहाँ पर बहुत तेजी से करंट बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ता है बहुत तेजी से, 80 के बाद, 80 वोल्टेज के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस रीजन तक अगर हमने इसको बता दिया VZ, अगर हमने बता दिया VZ, ठीक है, इसको बता दिया क्या हमने VZ, तो VZ में क्या होता है, VZ में अचानक करंट ज़्यादा बढ़ता है, और थोड़ा सा अगर वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर हमने हल्का सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंट ही है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएं तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज़्यादा करंट यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो ये जो जेनर डायोड है, ये ऑन एंड ऑफ स्टेट में कैसे है आप बताओ। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ऑन एंड ऑफ स्टेज में कैसे काम करता है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से लेकर, अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज भी जो ये यहाँ पर है, इसको केसेस देखिए क्या क्या केसेस है। फॉर रिवर्स बायस्ड वोल्टेज लेस देन VZ, और ये VZ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 वोल्ट, इसके लिए समझिए। अगर ऐसा केस आपके पास आ जाएगा, रिवर्स वोल्टेज लेस देन VZ हो और ग्रेटर देन 0, ये वोल्टेज क्या हो, ग्रेटर देन 0 वोल्ट हो, ठीक है, तो जो आपका जेनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में होगा। वो क्या होगा, जेनर डायोड फिर कौन से स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा। मतलब ऑफ स्टेट मतलब ओपन सर्किट, कौन सा सर्किट भाई, ओपन सर्किट, तब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। जो कि ये रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक रीजन, ये आपका ऑफ स्टेट है, ऑफ रीजन है, ठीक है, ये क्या है, ऑफ रीजन। इसमें क्या होता है कि जेनर डायोड ऑफ रहता है, काम नहीं करता, ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं करता, बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, बहुत देख रहे हो माइक्रो एम्पेयर है, बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे VZ के पास आ गए तो दूसरी कहानी हमारा क्या है वो समझिए। अगर आपका रिवर्स बायस्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है या इक्वल भी है, उससे ज्यादा भी है और इक्वल भी है, तो जो आपका जेनर डायोड है उसे हम बोलेंगे ऑन स्टेट में। कौन स्टेट में बोलेंगे भाई, ऑन स्टेट, वो मतलब ऑन है, करंट उसमें फ्लो हो रहा है, मतलब VZ तक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट एट VZ पॉइंट पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा स्मॉल मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे, ये क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट को आप क्या करो, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दो करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दो करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। VZ जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है, क्रिटिकल वोल्टेज है। तो अगर इस वोल्टेज से ज्यादा भी हो गया या इसके बराबर भी हो गया तो आपका जो डायोड है, जेनर डायोड, वो ऑन स्टेट में है, वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो फिर चलिए हम लोग इतना सारा चीज तो समझ लिए, अब जेनर डायोड के बारे में और पढ़ते हैं कि कैसे ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, हाउ दिस एक्ट्स एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। ओके, नाउ जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, ये इसका मेन एप्लीकेशन है जेनर डायोड का, ठीक है। उस एप्लीकेशन को समझते हैं कैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि AC जो सोर्स है उसका वोल्टेज बदलते रहता है, उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है, उसका वोल्टेज क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो AC का वोल्टेज को रेक्टिफायर से अगर हमने कनेक्शन लगा दिया तो DC मिलेगा, तो DC से जो हम लोग को मिल रहा है वो भी अनरेगुलेटेड वोल्टेज ही है। AC से जो अनरेगुलेटेड मिला वो DC भी अनरेगुलेटेड ही है। तो हमें क्या चाहिए, रेगुलेटेड DC वोल्टेज चाहिए। तो रेगुलेटेड DC वोल्टेज को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड का यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।
ये वोल्टेज रेगुलेटर मतलब डीसी के लिए वोल्टेज रेगुलेटर है। दिस इज फॉर द डीसी। जेनर डायोड इज यूज फॉर डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। डायरेक्ट करंट जो है उसके लिए ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो एसी से मेरा डीसी, एसी अनरेगुलेटेड वोल्टेज है तो अनरेगुलेटेड डीसी भी मिल रहा है यहाँ पे लोड, ठीक है। उससे क्या मिला, अनरेगुलेटेड मिला। करंट इधर से इधर आ रहा है, सीरीज ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है। सीरीज ऑफ रेसिस्टर इस तरह से लगा हुआ है कि जेनर डायोड में, इस जेनर डायोड में जो करंट आ रहा है रिवर्स बायस में, इधर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फिर कुछ करंट इधर जा रहा है और ये जो है लोड रेसिस्टर है, आरएल जो है लोड रेसिस्टर है और रेगुलेटेड वोल्टेज हमको मिल रहा है। इस लोड के रेसिस्टर, लोड के वजह से हमें क्या मिल रहा है, रेगुलेटेड वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो रेगुलेटेड जो वोल्टेज आपको मिलेगा Vz, जो कुछ भी मिलेगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, अरे भाई वो वही उतना ही होगा जितना इस करंट, ये करंट इसमें जा रहा है। तो वो कितना मिल रहा है, आई एल इंटू आर एल, ठीक है। ये जो है हमें कांस्टेंट वे में मिल रहा है, ठीक है। समझिए इसे जो कैसे काम करता है, कैसे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि Vz कांस्टेंट है, ये जो जेनर डायोड हम लगा हुआ है इसका कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। समझिए बात को। मान लीजिए कि करंट यहाँ पे हमने इस सीरीज में बढ़ा दिया, करंट बढ़ाते हैं तो इसमें भी इसका एक वोल्टेज बढ़ेगा, इसमें भी करंट क्या होगा, इसमें भी करंट क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसका वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अगर जेनर रीजन में है तो, जेनर ब्रेकडाउन रीजन में है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन फिर अगर आपने करंट को हटा दिया तो इसमें इसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा प्लस इसका करंट भी कम हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ देखिए इसमें भी करंट कम आ जाएगा, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्टेज है अंडर द ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन के बियॉन्ड, पहले बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, बियॉन्ड द ब्रेकडाउन रीजन इसका वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस हमने पैरेलल इसको लगाया हुआ है, प्लस करंट जो है आईएल इसमें पास हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वोल्टेज ये लोड रेसिस्टर के अक्रॉस क्या कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड मतलब कांस्टेंट वोल्टेज अंडर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम तक ही इसका काम कर रहा है, उसके अंदर में ही काम कर रहा है। देखिए कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो जेनर डायोड का यूज आपने समझ लिया। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो वोल्टेज रेगुलेटर कैसा, डीसी सोर्स में, डीसी सोर्स वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक जेनर डायोड है, जेनर डायोड है जिसका जेनर वोल्टेज जो है दिया हुआ 5 वोल्ट फॉर रेगुलेशन। ये रेगुलेशन कैसा भाई, डीसी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट, ठीक है। फॉर ए जेनर डायोड, जेनर डायोड के लिए दिया हुआ है। लोड करंट जो है 3 मिली एम्पेयर है और अनरेगुलेटेड इनपुट जो है 7 वोल्ट है। ये अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज जो है डीसी अनरेगुलेटेड इनपुट है 17 वोल्ट है, ठीक है। तो आरएस की वैल्यू कितनी होगी, आरएस मतलब जो सीरीज में रेसिस्टर लगा हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इस चीज को, क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज ये है कि जो इसके अंदर करंट आ रहा है वो लोड करंट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जेनर डायोड में जो करंट जा रहा है वो इसके 4 गुना जा रहा हो। कितना जा रहा हो, जो लोड करंट है उसके 4 गुना जा रहा हो। कितना जा रहा हो, 4 गुना, मतलब ये 12 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जेनर डायोड में जो करंट आ रहा है, इधर से करंट फ्लो करेगा, वो कितना है, 12 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो पूछा कि अब आरएस की वैल्यू कितनी होगी, पूछा क्या, आरएस की वैल्यू अब कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे। तो आरएस की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, जो आपका इनपुट वोल्टेज है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है, मान लीजिए इतना वोल्टेज दिया गया, तो इन्हीं दोनों का सम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो इनपुट है इतना, ठीक है, तो इनपुट दिया गया इतना और ये कितना ले रहा है, 5, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास कितना बचा, 17 में से 5 गया तो कितना आया, 12 वोल्ट आया, 12 वोल्ट आया। और करंट कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है भाई,
तो करंट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो जो करंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, लोड करंट जितना है और इसमें कुछ ज़्यादा करंट आ रहा है। तो बताइए कि अब क्या वैल्यू होगी। तो 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या, जो ये करंट है, जो ये करंट है जेनर डायोड वाला, ये कितना है 12 मिली एम्पेयर है, ठीक है 12 मिली एम्पेयर है। तो ये वोल्ट बाय 12 मिली एम्पेयर मतलब 10 टू द पावर 3 एम्पेयर, ठीक है। तो कितना आया 10 टू द पावर 3 ओम, इतना हाई रेसिस्टेंस का जो है वैल्यू आर एस की वैल्यू आए, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए इतनी बात समझ में आई। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि जो जनरल डायोड होते हैं, जनरल डायोड में बताया भी होगा, इसमें करंट कुछ इस तरह से इधर मूव करता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है। ये जनरल डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड। और एक जेनर डायोड होता है, ये क्या होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड में कुछ इस तरह से करंट जो है वो किधर मूव करेगा, वो मूव करता है आपका इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि जेनर डायोड का यूज़ कहाँ पे होता है। तो जेनर डायोड का यूज़ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस के बाद इस टॉपिक को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस कुछ डिफरेंट होता है ओमिक रेजिस्टेंस से अलग। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए यूज़ करेंगे, पीएन जंक्शन के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर हम यूज़ करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो एक्चुअली ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में भी काम आता है और रिवर्स बायसिंग में भी काम आता है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, इसको डिफाइन करते हैं क्या, सिंपली it is just a ratio change in small voltage and corresponding small change in current, ओके। या चेंज इन करंट corresponding चेंज, मतलब अगर स्मॉल वोल्टेज है, देखिए ये जो वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज चेंज, ये क्या है स्मॉल वोल्टेज चेंज। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज है, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट चेंज है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग करंट चेंज स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कैसा रेजिस्टेंस कहेंगे, इसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम होगा। और ये डायोड में यूज होता है। और कहीं भी अगर इस तरह का ग्राफ आपको दिखे या इस तरह का ग्राफ दिखे, उस जगह आप लोग इस तरह के डायनेमिक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो। क्या फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, करंट वरेंट जो कुछ भी है उसको हम फाइंड करने के लिए आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। देखिए सिलिकॉन है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, रिवर्स बायस में कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आप दिख रहा है आपको पॉजिटिव वोल्टेज इधर, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है डायोड का एट द 25 मिली एम्पेयर, ये जो है 25 मिली एम्पेयर है, फॉरवर्ड बायस में है सिलिकॉन के लिए, तो 25 पे कितना आपका ये वोल्टेज आ रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज है, 0.7 वोल्ट आ रहा है। 20 मिली एम्पेयर पे कितना वोल्टेज आपको मिला, 20 मिली एम्पेयर पे जो वोल्टेज मिला 0.8 वोल्टेज। तो बताओ कि क्या होगा रेजिस्टेंस एट करंट इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर, करंट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर एंड करंट इज इक्वल वोल्टेज इज इक्वल टू -10 वोल्ट। -10 आएगा मतलब रिवर्स बायस है, ठीक है। मिली एम्पेयर है मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है, मिली एम्पेयर मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है। तो क्या आंसर होगा वो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके देखो और सोच समझ के बताओ क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। टॉपिक आसान था, कोई बड़ा चीज नहीं है, आसान है। तो सिंपली रेशियो है ये। डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, रेशियो, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल मान सकते हैं, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंगली स्मॉल मान सकते हैं। बताइए कितना होगा आंसर। पहला सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पहले का आंसर कितना होगा, तो इतने पे कितना होगा, तो चेंज हो रहा है ना भाई, यहां से यहां तक कितना चेंज हो जा रहा है,
उस चेंज को हम लोग सोच सकते हैं कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो 0.7 पे वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो 20 से 15 इस इंस्टेंट पार्टिकुलर पॉइंट पे ये जो 0.7 वोल्ट है, जहाँ पे 15 मिली एम्पेयर आया है, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा उसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डायनेमिक रेसिस्टेंस, ये हम बोलते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू आरटी, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंजिंग करंट, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट। देखिए चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ भाई, तो 0.8 था 20 मिली एम्पेयर पे, 0.7 वोल्ट कितने पे 15 मिली एम्पेयर पे, उसी जगह तुम्हें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय करंट का कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है, करंट का कितना डिफरेंस आ रहा है, करंट का कितना डिफरेंस आ रहा है, तो करंट का आ रहा है 20 से 15, कितना आ रहा है भाई 20 से 15, ये आ रहा है मिली एम्पेयर, ये आ रहा है वोल्ट, वोल्ट बाय एम्पेयर लिख देते हैं तो रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.1, ये क्या 0.1, ठीक है 0.1 और ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं आप, फास्ट कैलकुलेशन करोगे अगर तो 10 टू द पावर 2, ठीक है, और ये आ रहा है कितना 5, 10 टू द पावर 2/5, ठीक है। तो इतना आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना होगा 20 ओम, कितना आ रहा है 20 ओम रेसिस्टेंस है। सिमिलरली आप 10 मिली एम्पेयर पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 15 पे कितना था 0.7 और 10 पे कितना था 0.5, डिफरेंस आप निकाल लोगे, चेंज इन वोल्टेज 0.7 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट कितना है तो 5 मिली एम्पेयर है, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर रिवर्स बायस में क्या है, दूसरा तो आपको मैं होमवर्क देना बना लोगे, तीसरे में क्या कहानी है, तीसरे का क्या सॉल्यूशन निकलेगा, रेसिस्टेंस निकालना है रिवर्स में, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वोल्टेज कितना, तो लिखेंगे कितना आएगा बताइए, लिखेंगे चेंज इन वोल्टेज तो -10 -0 डिवाइडेड बाय करंट कितना है, करंट कांस्टेंट है, ठीक है, करंट कितना है तो 1 माइक्रो एम्पेयर, तो यहाँ पे -1 माइक्रो एम्पेयर लिख देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर मतलब 10 टू द पावर -6 मतलब 10 टू द पावर 5 ओम आ जा रहा है, इतना रेसिस्टेंस, ठीक है। ये वोल्ट बाय इतना, जो भी आंसर है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख ओम के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके यहाँ देखिए कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ क्या है ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है भी नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एज्यूम करके चलेंगे, अगर हमने 50 मिली एम्पेयर पे करंट फाइंड किया है तो मतलब हमने इसको स्ट्रेट लाइन माना है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन माना है, ठीक है। और यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर पे 10 मिली एम्पेयर से लेकर यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, अगर ये मान के चलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, तो कहानी क्या होती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम करके चलेंगे तो कहानी क्या होगी बताइए। तब अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कहानी क्या होती, तब जो डायनेमिक रेजिस्टेंस पहला इस क्वेश्चन में है वो कितना होता, चेंज इन वोल्टेज बाय कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट, ठीक है। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है भाई, चेंज इन वोल्टेज कितना है, तो चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.8 से घट के आ रहा है, कितना 0.6 पे घट के आ रहा है, ठीक है। 15 पे अगर फाइंड करना हो, 10 पे फाइंड करना हो या 20 पे फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन मान के चलेगा, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, ओमिक रेजिस्टेंस अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मान दिया तो, ठीक है। 0.8 से 0.6 डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, तो कितना 20 - 10, क्या कर देंगे 20 - 10 इज इक्वल टू 10, ये कितना है वोल्टेज और ये है मिली एम्पेयर, अब बताइए आंसर कितना होगा 10, तो 0.2 इंटू 10 मिली एम्पेयर है ना, 10 मिली एम्पेयर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पेयर, यहाँ वोल्ट, मतलब आंसर कितना है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2
मतलब ये कितना आ रहा है 10 ओम, तब आएगा 10 ओम। अगर आपने स्ट्रेट लाइन मान लिया तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन माना था, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक, ठीक है। 15 से 20 तक हमने स्ट्रेट लाइन माना था, ठीक है, मान के चलेंगे तब कहानी बनेगी। फिर ये एक अलग है, 10 से 15 तक स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे तब 10 पे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो भी कंफ्यूजन है उसको हटा के चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मानोगे तो आपका काम बन जाएगा, थोड़े से स्मॉल चेंज के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मान के चलना पड़ता है, काम बन जाएगा। ओके।